आज हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का पहला अध्याय समुच्चय। सेट्स। ये सेट्स क्या चीज़ है, पहले इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि ये सेट्स क्या चीज़ है। किसी भी चीज़ का सेट समूह, जैसे विद्यालय में अलग अलग क्लास के लड़के पढ़ते हैं, पूरा विद्यालय को अगर देखा जाए तो उसमें 1 से लेकर के और 12 तक, पहली से 12वीं तक के लड़के होते हैं, तो उनको एक अलग अलग समूह के रूप में हम समझ सकते हैं। पहले क्लास के लड़के से लेकर के 12वीं क्लास के लड़के तक, तो उनका एक समूह हुआ। उन समूहों को भी हम चाहे तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक लड़कों का समूह अलग हो जाएगा, एक लड़कियों का समूह हो जाएगा। घर में देखते हैं बर्तन का सेट होता है, चाय का सेट होता है, टी सेट। कहीं फंक्शन में जाते हैं, देखते हैं तिलक वगैरह में, तो बाल्टी सेट, ड्राम सेट, कपड़े का सेट अलग होता है। तो सेट का मतलब हुआ कि कुछ वस्तुओं का कलेक्शन, संग्रह, इकट्ठा करना, यानी एक समूह, एक झुंड, वो सेट हुआ। अब जैसे मान लीजिए गाय, बैल, बकरी, शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। इसको देख करके आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? आप क्या समझ रहे हैं? इनको देखने के बाद आपको क्या अंदाजा हो रहा है? ये क्या है? जानवर है। ये जानवर है। कोई कह सकता है कि ये पालतू जानवर है, कोई कह सकता है कि नहीं ये जंगली जानवर है। अब उसमें यदि देखा जाए तो गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी दोनों में आता है। पालतू भी हो सकता है और जंगली भी हो सकता है, जंगल में भी रहता है। शेर, बाघ कोई नहीं पालता है, तो ये पालतू जानवर नहीं है। तो कहा जाए कि यह एक जानवर का समूह है। ये वस्तु के रूप में उदाहरण हुआ। मान लीजिए बाल्टी, लोटा, गिलास, थाली, चम्मच, चावल, गेहूं, चना, कपड़ा, ये भी वस्तुओं का समूह है। आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? सब खाना खाने की वस्तुएं नहीं है, कपड़ा खाना खाने की वस्तु नहीं है। ये जो है बाल्टी, लोटा, गिलास, थाली, चम्मच, ये बर्तन हो गए। ये चावल, गेहूं, अनाज हो गया, चना अनाज हो गया, कपड़ा पहनने का है। तो ये कुछ वस्तुओं का संग्रह है, समुच्चय है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो एक तरह का समूह हुआ। अब कोई कहे कि नहीं ये खाना खाने का समूह है, तो ये कोई उसकी परिभाषा नहीं हुई। इसमें कोई कहे कि ये जानवरों का समूह है, तो परिभाषित तो हुआ, लेकिन कहा जाए कि जंगली जानवर का समूह है, तो ये परिभाषित नहीं हुआ। मैथमेटिक्स में चूंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं बिना अंक लिखे। A, B, C, D, E, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? यह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 5 अक्षर हैं। इसके बारे में क्या कह सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है? ये इवन नंबर, सम संख्या है। ये सम संख्याएं हैं।
आप कहते हैं कि यह सम संख्या है, ठीक है। क्या सम संख्याएं इतनी ही होती है? नहीं होती। सम संख्याएं अनंत तक जाती हैं। आप इसमें यह कह सकते हैं कि ये शुरुआत की प्रारंभिक 6 सम संख्याएं हैं, या 12 से छोटी है, 12 के बराबर है, 14 से छोटी, 13 से छोटी सम संख्याएं इसको कह सकते हैं, या प्रथम प्रारंभिक 6 सम संख्याएं हैं। तो इसमें एक शब्द आता है परिभाषित। किसी वस्तु का जो समूह है उसको परिभाषित किया जाए, और परिभाषित ही नहीं, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। जब तक इसको वेल डिफाइंड नहीं करेंगे, अब जैसे आपने कह दिया कि ये सम संख्याएं हैं, ये डज नॉट वेल डिफाइंड, ये सुपरिभाषित नहीं हुआ, क्योंकि सम संख्या इसके आगे भी जा सकती है। तो ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट 6 इवन नंबर, प्रथम 6 सम संख्याएं हैं, तब ये जाके वेल डिफाइंड हुआ। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये सेट का ये एक प्रॉपर्टी। साथ ही साथ इसमें जो वस्तुएं होती हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें 2 4 6 8 10 12, इसमें इसको यदि देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? क्या समझ सकते हैं? गिनती की संख्याएं हैं, गिनती की संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन ये गिनती की संख्याएं कहने से वेल डिफाइंड नहीं होता है, सुपरिभाषित नहीं होता है, क्योंकि गिनती की संख्या इसके आगे भी जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये 1 अंक की संख्या है। ये कोई आवश्यक नहीं कि 1 अंक की संख्या कहने से ही काम चलेगा, कुछ और भी आप सोच करके कह सकते हैं। 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं, these are the natural numbers less than 10। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तब जाकर के ये सुपरिभाषित वेल डिफाइंड माना जाएगा। समझ रहे हैं? और तरीके से कह सकते हैं कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्रथम कहने से 1 से शुरू होगा, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं। तो ये सब एक समूह है। तो समूहों का जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, उसी को सेट कहेंगे, लेकिन वो सुपरिभाषित होना चाहिए। समूहों का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह, न कि समूहों का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह, और वो यदि सुपरिभाषित हो तो वो सेट के अंतर्गत जाना जाएगा। समझ रहे हैं? इसको एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स हिंदी में अवयव, सदस्य, ये सब एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को सामान्यतः स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ABCD। और जो सेट्स होते हैं, समूचे होते हैं, उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो हम अब सेट का डिफिनीशन पहले देखें। Is a collection of well defined सुपरिभाषित, definite, निश्चित, and distinct, विशिष्ट elements. Set is a collection of well-defined, definite and distinct elements. ये समूह, समुच्चय, सुपरिभाषित,
निश्चित और विशिष्ट अवयवों का संग्रह है। समुच्चय, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, ये सब आपको समझाया गया अभी। सुपरिभाषित, निश्चित एवं विशिष्ट वस्तुओं का या अवयवों का, क्योंकि एलिमेंट्स का सेट थ्योरी में ओरिजिनल जो अर्थ लिया जाता है वो एलिमेंट्स अवयव कहा जाता है। ये हो गया सेट डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ सेट, समझ गए। सेट को अभी हमने बताया कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी डी। इस तरह से कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर में उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अंक के द्वारा भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां, किस तरह से समुच्चय को व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक दो तीन चार पांच, ये क्या है? एक सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। भी एक सेट ए ई आई ओ यू, भी एक ऐसा सेट हमने सेलेक्ट किया जिसके एलिमेंट्स क्या है? वॉवेल है, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल है, स्वर है। एन 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। एन एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि एम कोई सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 2 और -2। अब इन चार जो उदाहरण आपके सामने लिए गए हैं, इन 4 उदाहरणों को हम एक बार फिर से देखें। हम यहां पर लिख रहे हैं ए, इस तरह से x इज सच दैट x प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। एक चीज और आप ध्यान दीजिए, सेट को हमेशा इस तरह के ब्रैकेट में, धनुकोष्ठ में, इस ब्रैकेट में बंद किया जाता है। ये नहीं कि सेट के एलिमेंट्स को आप इस ब्रैकेट में रख दें या इस ब्रैकेट में रख दें, तो ये परंपरा नहीं है। और एक चीज और, इसकी उत्पत्ति, इसका जनक जॉर्ज कैंटर, समुच्चय सिद्धांत जॉर्ज कैंटर, यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है 1845 से 1918, 1845 से 1918 के बीच जॉर्ज कैंटर इसके जनक हैं। ये जर्मन गणितज्ञ थे। इसका उपयोग मिलेगा आगे, इसलिए इसकी शुरुआत में ही चर्चा की गई। तो ये ध्यान रखना है कि इसी ब्रैकेट में, मझले कोष्ठ में या धनु कोष्ठ में, या कहीं कहीं इसको सर्पाकार कोष्ठ भी कहा जाता है,
क्योंकि ये सर्प के आकार का होता है। इस तरह से फन काढ़े हुए रहता है, तो सर्पाकार कोष्ठ भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो इसी के अंतर्गत इसको लिखा जाता है। अब यहाँ देखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। एक दूसरा सेट हम ले रहे हैं पी। एक्स इज सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। एन एक्स इज सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है। अब ये प्रथम नहीं है, अनंत तक प्राकृत संख्या। एम एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब विचार कीजिए, इस पर विचार कीजिए, ये क्या चीज, एक्स ये संकेत है इस तरह के लिखने का। इस तरह से जो लिखा जाता है इसको पढ़ते हैं एक्स इज सच दैट, या इस तरह से भी किसी जगह आपको मिलेगा एक्स इज सच दैट, ऐसे भी मिलेगा, अनुपात के रूप में दिखाई देगा या ऐसे ऑब्लिक के रूप में। तो इसको पढ़ते हैं एक्स इज सच दैट। इसका मतलब कि एक्स ऐसा है कि एक्स प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या इसके बराबर। एक्स इज सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के ये स्वर है। प्राकृतिक संख्या है तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और यदि इस समीकरण को, इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज 2 - 2, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2 - 2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये समुच्चय एक ही समुच्चय है और इसको हम दो तरह से व्यक्त कर रहे हैं। एक ही वस्तु को सूचित कर रहा है लेकिन कहने की दो तरीके। तो देयर आर 2 टाइप्स टू रिप्रेजेंट ए सेट। अब दो तरह से, एक तो यहां पर ये सारणी के रूप में बना हुआ है, ये सारणी के रूप में है। तो पहली विधि होती है सारणिक विधि। सारणी के रूप में है इसलिए सारणिक विधि, या इस सारणी को तालिका भी कहा जाता है, तो इसको तालिकाबद्ध विधि भी कहते हैं। तालिकाबद्ध, तालिका में बद्ध, बांध दिया गया, बंद कर दिया गया। सारणी का अंग्रेजी टेबल होता है, तो अंग्रेजी में इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ये अंग्रेजी नाम भी आपको याद रखने होंगे। टेबुलर फॉर्म टेबल का रूप में है। रोस्टर बनाया गया है, एक तालिका बनाई गई है, उसको रोस्टर कहते हैं, तो रोस्टर फॉर्म। और ये क्या, ये इसका कोई गुण को बताता है, किसी प्रॉपर्टी को बताता है। 1 2 3 4 5 कहने से ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, इसका ये गुण है, ये स्वर है, इसका ये गुण है, तो गुण को प्रकट करता है, इसलिए इसका नाम है गुण प्रकटीकरण। साथ ही साथ एक और नाम है, इसकी सहायता से एक समुच्चय बनता है, समुच्चय का निर्माण करता है, इसलिए इसको समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। अंग्रेजी में गुण, रूल, रूल्ड फॉर्म, और समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर, सेट बना रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां हैं, एक सारणिक विधि और एक मूल प्रकटीकरण विधि। ये जो उदाहरण है वो
टेबुलर फॉर्म का उदाहरण है और ये रूल्ड फॉर्म का। समझ गए? अलग से उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर दो उदाहरण लेते हैं। ये ए एक सेट है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर। और दूसरा उदाहरण एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले उदाहरण की चर्चा पहले देखें। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? अभी बताया, समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि, रूल्ड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में ये व्यक्त किया गया है। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसमें जो जो अक्षर है उनको पहले लिख लेंगे। एम बोलते जाइए, ए टी एच ई एम, दोबारा नहीं लिखेंगे, यही ध्यान देना है। एक अक्षर जो पहले आ चुका है रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर ए आ चुका है नहीं लिखेंगे, टी आ चुका है नहीं लिखेंगे, आई सी एस। तो मैथमेटिक्स 8 अक्षरों से बना हुआ है, ये ध्यान देना। अब मान लीजिए कि स्कूल, तो इसको यदि लिखना हो एस सी एच ओ एल, हमेशा एलिमेंट्स के बीच में ये कामा देना जरूरी है। ये नहीं कि बिना कामा के आप लिख दें, तो नहीं, कामा देना जरूरी है। समझ गए? दूसरा उदाहरण बी एक सेट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व कर ले। एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ फैक्टराइजेशन गुणनखंड कर दें। 3x माइनस 2x प्लस 6, x माइनस 3, x माइनस 2। अब 8वां क्लास 9th क्लास के जैसा नहीं होगा, अब डायरेक्ट आप लिखना जान चुके हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 3 या 2 3। तो ये किस रूप में हुआ? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये है रूल्ड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, गुण प्रकटीकरण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, और ये हो गया तालिकाबद्ध विधि या सारणी। यहां पर कुछ समुच्चयों का संकेत दिया हुआ है, उन संकेतों को आप याद कर लेंगे। ए सेट ऑफ नेचुरल, क्यू जेड क्यू आर, ये प्राकृतिक संख्या है। जेड का मतलब पूर्णांक, ये प्राकृतिक संख्या। क्यू परिमेय संख्या, आर वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जेड प्लस धन पूर्णांक, उसी तरह से क्यू प्लस धन परिमेय संख्याएं, आर प्लस दे दे तो धन वास्तविक संख्याएं। कहीं कहीं पूर्णांक को आई से भी निरूपित करते हैं, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर डिनोटेड बाय आई। तो ये संकेत आपको याद रखने होंगे। अब एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण 1। बुक का, एनसीईआरटी बुक का उदाहरण 1। उदाहरण 1 कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। यदि आप चाहे तो इसके
इसके बाद सीधे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, और तब ये उधर जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी -2 + 1, यानी रोस्टर फॉर्म में होगा 1 और -2। इस सेट का रोस्टर फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन होगा 1 और -2, यानी x का वैल्यू हो गया। उदाहरण 2 लेते हैं। x इज सच दैट x एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड x² लेस देन 40, 40 से कम। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? धन पूर्णांक क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, और x² का जो मान है वो 40 से कम। तो 40 से कम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इन सबका स्क्वायर करेंगे 1 4 9 16 25, उस तरह से इसको यहीं पर लिख लेंगे 4 9 16 25 36 49 हो जाएगा यहाँ पर। वो 40 से छोटा नहीं है, बस इतना ही। ये टेबुलर फॉर्म में हो, ये टेबुलर फॉर्म में हुआ, ये सेट बिल्डर फॉर्म। उदाहरण 3। उदाहरण 3 क्या कहता है? एक समुच्चय है 1 4 9 16 डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है, 25 भी लिखा है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। तो कैसे लिखेंगे? ये वर्ग संख्या है, x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। प्राकृत संख्या इसलिए लिखा क्योंकि इसमें 0 नहीं है। यदि 0 होता तो पूर्ण संख्या भी लिख सकते, पूर्णांक भी लिख सकते थे। क्योंकि पूर्ण संख्या का जब वर्ग लिखेंगे तो उसमें 0 शामिल हो जाएगा। पूर्णांक लिखेंगे तो माइनस भी आएगा उसमें, तो माइनस का भी होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए केवल प्राकृत संख्या लिखा गया। एग्जाम्पल 4 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 एंड 6/7 को रूल्ड फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करना है। ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक ऐसा गुण हमको सोचना है कि उस पर ये सेट कर जाए। मान लीजिए क्या सेट ए है, n इज सच दैट n, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा। प्रत्येक के अंश में यदि 1 जोड़े तो नीचे वाला हर मिल जाएगा। तो अंश को यदि n माने तो हर n + 1 होगा। और ये प्राकृत संख्या है जहां n प्राकृत संख्या तथा कंडीशन प्राकृत संख्या में यहाँ पर यदि हम 7 रख लें, n का मान हम 7 रख लें तो नीचे 8 हो जाएगा, यानी n का मान 7 नहीं होगा। n ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 6 इस तरह से लिख सकते हैं, या यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई लिख सकते हैं। n का मान 6 तक या 7 से कम, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। n की जगह पर आप m भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, लेकिन n नेचुरल नंबर के संकेत के चलते n का प्रयोग किया गया। ये सब यदि आप नहीं लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। n इज सच दैट n/n + 1, जहां 1 से बड़ा या बराबर लेकिन 7 से छोटा, इस तरह से। या इस तरह से यहाँ पर यदि इक्वल का साइन देंगे तो 6 लिख देंगे। इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, दोनों सही। उदाहरण 5 को देखते हैं। उदाहरण 5 पर आप ध्यान दीजिए।
ये ऐसा प्रश्न है कि एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और इसका मिलान करना है। समझिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलान करना है। अब PRINCAL ये यदि आप देखें तो ये प्रिंसिपल यानी पहला के साथ कनेक्शन किसका हुआ, डी। ये क्या है, 0 1, और इसको यदि हम सॉल्व करें तो 0 आएगा। दूसरे के साथ कनेक्शन सी। ये क्या है, 1 2 3 6 9 18 डिवाइजर ऑफ 18। 18 का भाजक है, धन पूर्णांक है। ये सभी संख्याएं 18 का भाजक है, डिवाइजर है, यानी 18 को ये काट देंगे। तो तीसरे के साथ ये, अब तो चौथे के साथ कुछ सोचना ही नहीं है, जो बच गया फिर भी मिला के देख लें। इसका यदि हम फैक्टराइजेशन करें या इसको सॉल्व करें तो 3 और -3 आएंगे। तो इस तरह से ये उदाहरण के प्रश्न पूरे हुए। इतनी तैयारी कीजिए, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।